हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बच्चों, पिछली क्लास में हमने किया था बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट खत्म, और आज की क्लास में हम करेंगे हमारे प्यारे से चैप्टर फर्स्ट का क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में बच्चों हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता था, हमने वो किया। उसके बाद मैनेजमेंट का प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी हमने बहुत ही डीपली समझ लिया था। उसके बाद में हम आए थे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें हमने ये 7 के 7 फीचर्स को ढंग से समझा था। और उसके बाद में हम चलते चलते आए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को समझा था। उसके बाद में हमने अपनी क्लास ओवर करने से पहले एक टॉपिक और किया था, जिसे हम बोला था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने मैनेजमेंट की 5 इंपॉर्टेंस करी थी, और इन इंपॉर्टेंस को करने के बाद हमने क्लास को ओवर कर दिया था। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, एज आर्ट एंड एज प्रोफेशन। तो बच्चों, इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये जो टॉपिक है ना, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, हम इसको समझते हैं कि हमसे मांग क्या रहा है। तो देखो बच्चों, काफ़ी सारे ऑथर्स हुए मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर। कुछ जो ऑथर्स थे वो कहते थे कि मैनेजमेंट ना साइंस होता है। कुछ ऑथर कहते थे कि नहीं 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 नहीं, मैनेजमेंट आर्ट होता है। कुछ ऑथर्स कहते थे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है। तो यानी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि देखो साइंस क्या है, हम सब देखो, हमारे जनरली इन शॉर्ट 3 स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है। और सबको पता है कि साइंस क्या होता है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम क्या है। आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में भी सबको पता है, लेकिन कॉमर्स को कोई भी बहुत डीपली नहीं समझा पाता आपको कि एक्चुअल में कॉमर्स होता क्या है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि मैनेजमेंट एक्चुअली है किस तरह की चीज़, इसको समझाने में बहुत जोर आता है लोगों को। वही जोर काफ़ी सारे ऑथर्स को आ रहा था। तो हमारी जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट्स है, या फिर क्या वो प्रोफेशन है। तो इसका जवाब देंगे हम इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले है कि मैनेजमेंट एज साइंस। तो बच्चों, आप मेरे को बताओ कि साइंस होता क्या है। तुम बोलोगे कि सर साइंस क्या चीज़ होती है, कि अगर मान लो इंडिया में बैठ के 1+1 करूं तो उसका आंसर आएगा 2। तो बच्चों, अगर मैं यूएसए में बैठ के 1+1 करूं तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इससे हमें थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिलता है कि साइंस में क्या होता है। साइंस में जो आपके रिजल्ट्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यानी अगर कोई फाइंडिंग मैंने इंडिया में करी, कोई साइंटिफिक फाइंडिंग मैंने इंडिया में करी, वो सेम साइंटिफिक फाइंडिंग हमारे यूएसए में भी अप्लाई होगी, वो सेम साइंटिफिक फाइंडिंग हमारे मून पे भी अप्लाई होगी। आप सोचो ना, नासा ने कोई सा रॉकेट लॉन्च किया, वो रॉकेट की पूरी स्टडी हमने अर्थ पे किया, और वो रॉकेट परफॉर्म कर रहा है मार्स पे। कैसे सर? वो इसलिए परफॉर्म कर रहा है क्योंकि साइंस के रूल्स कभी चेंज नहीं होते। तो इससे हमें पता लगता है बच्चों कि साइंस के जो रूल्स होते हैं ना, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, वो हर कहीं पे अप्लाई हो जाते हैं। और दूसरी साइंस की एक बहुत ही खास बात होती है कि ना, जितने भी साइंटिस्ट हुए ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके साइंस के रूल्स को फाइंड आउट किया। यानी एक्सपेरिमेंट से हमें काफ़ी सारे रूल्स निकल के आए जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। इसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है? तो यही लिखा हुआ है कि साइंस इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स एंड लॉजिकल फाइंडिंग्स। यानी इसमें लॉजिक लग रहा होता है, जिसको काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके निकाला इन लॉजिक्स को, और इनको एक नियम यानी प्रिंसिपल बना दिया। एंड दीज प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी ये हर कहीं पे अप्लाई हो जाते हैं। तो ये तो हुई किसकी डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों? ये हुई साइंस की डेफिनेशन। दिस इज साइंस। अब हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है क्या? इसका जवाब हम देखते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइंस? सबसे पहला साइंस का फीचर होता है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसको समझो कि बच्चों, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को साइंस स्टडी करना है, मेरे को केमिस्ट्री स्टडी करना है, या फिर मेरे को मान लो फिजिक्स स्टडी करना है, तो उसके लिए मेरे को बुक्स चाहिए रहेंगी। मेरे को काफ़ी सारे जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स और काफ़ी सारे इनके मैगजीन्स, इन सारी चीज़ों से मेरे को साइंस के बारे में पता चलेगा। तो कहने की बात ये है कि अगर मेरे को साइंस को स्टडी करना है, तो मेरे को काफ़ी सारे थियोरिटिकल डेटा पता होता है, थियोरिटिकल नॉलेज होती है। मैं उसको पढ़ता हूँ और मेरे को साइंस की नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी बात, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या मैनेजमेंट को स्टडी करने के लिए भी बुक्स हैं क्या? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल मैनेजमेंट को स्टडी करने के लिए भी बुक्स हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि साइंस को अगर आपको स्टडी करना है, उसके लिए आपको बुक्स वगैरह की ज़रूरत है, और वहीं पे अगर आपको मैनेजमेंट को स्टडी करना है तो उसके लिए भी आपको बुक्स की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के अंदर बुक्स की और थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि बोथ दिस फीचर इज़ फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसको ऐसे समझो
कि साइंस कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल है साइंस के अंदर। आगे बोल रहा है सिमिलरली मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरीज, यानी मैनेजमेंट के अंदर भी काफ़ी सारे नॉलेज और थ्योरीज हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो यानी साइंस का ये जो फीचर था कि बुक्स हैं क्या, हाँ जी सर साइंस के अंदर हैं, तो ये वाला फीचर क्या मैनेजमेंट में बुक्स हैं क्या, आप बोलोगे हाँ जी सर मैनेजमेंट भी फीचर है। सो दिस फीचर इज फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये है कि बच्चों अगर अपन को साइंस के प्रिंसिपल्स निकालने हैं, आपको पता है कि इसके प्रिंसिपल्स हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके बाद में निकल के आते हैं, ठीक है। पर मैनेजमेंट के अंदर बच्चों हमेशा ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के अंदर ना कई बार आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हो और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे काम करते हो कि यार मेरे को लगता है कि ना जितने भी हमने रिसर्च करी है रिसर्च सारी फेल है, मेरा मन कहता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा। आपने देखा होगा कि कई सारे जो फाउंडर होते हैं उन्होंने बोला होता है कि मैंने कुछ नहीं रिसर्च करी, मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और मैंने कंपनी खोल ली। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करें, पर हम हमेशा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। समटाइम्स वी वर्क ऑन द फीलिंग ऑफ इंट्यूशन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर हम एक्सपेरिमेंट समटाइम्स ही करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हमेशा होते हैं, पर मैनेजमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट समटाइम्स होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं दिस फीचर इज पार्शियली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में हमेशा हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, सिर्फ कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने लिखा हुआ है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये है कि अगर मैं साइंस का कोई सा प्रिंसिपल यूएसए के अंदर अप्लाई करूं तो वही सेम प्रिंसिपल इंडिया में भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैं जिस तरीके से यूएसए में मैनेजमेंट करता हूं कंपनी का, क्या उसी तरीके से इंडियन कंपनी को मैनेज कर सकते हो आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। यूएसए में अलग तरीके का लॉ है, इंडिया में अलग तरीके का लॉ और मार्केट है, तो दोनों कंपनीज को आप एक तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तरीके से आप यूएसए में मैनेज करते हो कंपनी को, उस तरीके से आप इंडिया में मैनेज नहीं कर सकते। तो बच्चों इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यानी आप साइंस के अंदर आपकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर कहीं पे आप अपने रूल्स को लगा सकते हो, पर आप इंडिया के रूल्स यूएसए में नहीं लगा सकते, यूएसए के रूल्स इंडिया में नहीं लगा सकते मैनेजमेंट में। सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हमने यही लिखा हुआ है अपने कंक्लूजन के अंदर कि ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन, जब हमने इन तीन फीचर साइंस के तीन फीचर्स को एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि एक फीचर, ये वाला फीचर तो फुली प्रेजेंट है, जो दूसरा वाला फीचर है वो पार्शियली प्रेजेंट है, और जो तीसरे वाला फीचर है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए हमने ये कंक्लूजन दिया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, आप वापस से समझो। हमने साइंस के बच्चों तीन फीचर्स को मैनेजमेंट से कंपेयर करने की कोशिश करी, ठीक है। सबसे पहला फीचर मिल गया, दिस वाज प्रेजेंट, दूसरा वाला फीचर थोड़ा थोड़ा मिला, और तीसरा वाला फीचर बिल्कुल भी नहीं मिला। तो यही हमने किया है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो हमारे आर्ट के तीन प्रिंसिपल्स हैं, फीचर्स हैं, उनको हम मैनेजमेंट के तीन फीचर से मैच करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आ जाओ बच्चों, अब हम आर्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम आर्ट का मीनिंग देखेंगे कि आर्ट का मीनिंग क्या होता है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं हु इज़ एन आर्टिस्ट, तुम बोलोगे कि सर आर्टिस्ट एक वो बंदा होता है जो अपनी दिमाग से, अपनी फीलिंग के हिसाब से कोई भी क्रिएटिव काम करता है, उसे हम आर्टिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर कोई पेंटर है तो उस पेंटर ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, अपनी स्किल्स दिखाई, उस हिसाब से कोई नई चीज़ बना दी, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको आर्टिस्ट बोलते हैं। कोई म्यूजिशियन है, वो गाना बनाता है, उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी है, उसने आपस में अपनी क्रिएटिविटी देखी और अपनी स्किल्स के हिसाब से एक नया गाना बना दिया। सो दिस इज़ एन आर्ट। तो आर्ट की बच्चों सबसे पहले खास बात क्या होती है, दिस इज़ स्किलफुल एंड क्रिएटिव इन नेचर, यानी आप अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी को जब मैच करते हो ना तो आप आर्टिस्ट बन जाते हो। तो हमने यही लिखा हुआ है कि आप अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी को अप्लाई करते हो और कुछ ना कुछ रिजल्ट, यानी कुछ ना कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करते हो आप। सो हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि एक मैनेजर को नए नए तरीकों से, नई नई क्रिएटिव चीज़ों से अपनी कंपनी को मैनेज करना पड़ता है। सो हम ये बोलते हैं दिस इज़ आर्ट, एंड ये मैनेजमेंट को भी आर्ट बोलते हैं। अब ये होता है कि नहीं होता, ये हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे हमने लिखा हुआ है फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट में बच्चों सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और आपको पता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, बुक्स। तो बच्चों आप मेरे को बताओ, क्या आर्ट्स को स्टडी करने के लिए, क्या आपके जो स्कूल में फाइन आर्ट्स लगी हुई है, फाइन आर्ट्स को स्टडी करने के लिए कोई बुक है क्या? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल प्रेजेंट है।
दूसरी बात बच्चों, अगर मैं आपसे करूं कि मैनेजमेंट को स्टडी करने के लिए बुक्स लगती हैं क्या? यस सर, ये बिल्कुल लगती हैं। सो बच्चों इसका आंसर क्या आया? सो दिस फीचर इज फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यानी आर्ट का पहला फीचर पूरी तरीके से मैनेजमेंट में पाया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी अपने मन मुताबिक, अपने मन की इच्छा से आपने अप्लाई किया अपनी नॉलेज को। तो बच्चों आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या कोई आर्टिस्ट आर्ट के अंदर अपने खुद की मन की इच्छा से कुछ भी क्रिएटिविटी लगा सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल लगा सकता है सर। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैनेजमेंट के अंदर, क्या मैनेजमेंट के अंदर कोई भी मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी लगाता है और नए सॉल्यूशन निकालता है कि नहीं निकालता? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकालता है। तो इसीलिए हमने बोला कि मैनेजर को भी अपनी एप्लीकेशन, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, उसी तरीके से एक आर्टिस्ट को भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। सो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट समझ में आया? थर्ड फीचर पे जाते हैं। थर्ड फीचर कह रहा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसका मतलब ये है, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या आर्टिस्ट अगर लंबे टाइम से अपने आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है, कोई सिंगर है 5 साल से गाना गा रहा है, तो आप बताओ क्या उसकी स्किल्स अपग्रेड नहीं होंगी? उसकी स्किल्स बड़ी होंगी कि नहीं बड़ी होंगी? बिल्कुल सर, एक बंदा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्किल्स बढ़ती हैं। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ बच्चों, अगर कोई मैनेजमेंट में बंदा है, कोई मैनेजर है, अगर वो पिछले 20 साल से मैनेजर है तो उसका मैनेजमेंट अच्छा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर जितना पुराना मैनेजर होगा उसकी स्किल्स बढ़ती हैं। किससे? अगर वो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है तो, काफ़ी एक्सपीरियंस है उसके पास। तो उसी तरीके से आर्ट के भी एक बंदे की स्किल्स बढ़ती है अगर उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है तो। ठीक है जी बच्चों, सो इसीलिए हमने लिखा सो दिस फीचर इज ऑल्सो फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हमने यही लिखा हुआ है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर कि इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी हर आर्ट के अंदर कोई ना कोई बुक्स या रीडिंग मटेरियल होगा। आगे हमने बोला है सिमिलरली इन मैनेजमेंट देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी बुक और रीडिंग मटेरियल होता है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। आगे हमने देखा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इसमें लिखा हुआ है कि एक आर्ट के अंदर आर्टिस्ट को अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी लगाता है, उसी तरीके से मैनेजर को भी अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है, अपने एक्सपीरियंस, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हमने जो तीसरा फीचर किया था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इसमें लिखा हुआ है कि आर्ट को आपको अगर अच्छा बनाना है, आपको किसी आर्टिस्ट को अगर अच्छा बनना है तो उसको कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी क्रिएटिविटी से अपने नए नए एरियाज़ के अंदर वो आगे बढ़ता जाता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट को भी, एक मैनेजर को भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा वो उतनी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट के अंदर होता जाएगा। तो आगे यही लिखा हुआ है कि दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ठीक है जी बच्चों, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर, क्वेश्चन ऐसे आता है कि What is management? Management is both science and art. क्वेश्चन आता है कि क्या, कि explain management as both science and art. तो बच्चों ऐसे केस में आपको क्या करना है, साइंस के ये दो प्रिंसिपल्स हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, इसको एक्सप्लेन करना है और आर्ट के इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको साइंस के दो फीचर्स को और आर्ट के इन 3 फीचर्स को एक्सप्लेन करके आना है। टोटल 5 फीचर्स आप एक्सप्लेन करके आओगे, उसके बाद में आपका आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एज प्रोफेशन क्या होता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज़ अ प्रोफेशनल बंदा कौन होता है, तो अपन पहले प्रोफेशनल को ड्रॉ करते हैं। तो ये बंदा देखो भाई, ये है बहुत ही पढ़ाकू बंदा जो कि डॉक्टर है। इसके यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा देते हैं। ठीक है जी, ये स्टेथोस्कोप है, टेंटन है। तो बच्चों आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशनल? बिल्कुल सर, डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है। डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है। क्यों होता है? हु इज़ अ प्रोफेशनल बच्चों? तो प्रोफेशनल की एक डेफिनेशन है बिल्कुल प्रॉपर। तो देखो, प्रोफेशनल एक वो इंसान होता है जिसको कोई स्पेशल नॉलेज होती है। प्रोफेशनल एक वो बंदा होता है जिसको कोई स्पेशल नॉलेज होती है और जिसके बेसिस वो अपनी अर्निंग करता है। और ये वाली जो नॉलेज होती है ये इतनी स्पेशल होती है कि कोई आम आदमी उसके अंदर घुस नहीं सकता। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है।
रिस्ट्रिक्टेड एंट्री समझा दो सर। बच्चों रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि कोई भी आम आदमी बिना इस नॉलेज के डॉक्टर नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल आपको पता है कौन सी नॉलेज है, वो एमबीबीएस की नॉलेज है। तो अगर किसी बंदे के पास एमबीबीएस की नॉलेज नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ये 3 फीचर पाए जाते हैं कि स्पेशल नॉलेज होना ज़रूरी है जिसके बेसिस पे वो अर्निंग करेगा, और कोई भी आम आदमी बिना उस स्पेशल नॉलेज के डॉक्टर नहीं बन सकता, या इंजीनियर नहीं बन सकता, या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे बंदे को हम बोलते हैं प्रोफेशनल। तो हम ये लिखते हैं कि प्रोफेशन इज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी प्रोफेशन का मतलब है कि कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज है उस बंदे के पास, और जिसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है यानी बिना आप उस स्पेशल नॉलेज की एंट्री नहीं ले सकते उस प्रोफेशन के अंदर। तो मैनेजमेंट में बोला हुआ है कि मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन बनता जा रहा है, पर अभी ये कंप्लीटली प्रोफेशनल नहीं है। क्यों? देखो बच्चों, एमबीए की डिग्री लेने के लिए बहुत ज़्यादा रेस लग रही है लोगों में, पर आप बिना एमबीए की डिग्री के भी अच्छे मैनेजर बन सकते हो। बात मानते हो इस चीज़ को? तो हम ये कह रहे हैं कि एमबीए की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, पर इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है कि बिना एमबीए की डिग्री के आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आए डिफाइन मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तो आपने इसका मीनिंग लिख के आना है। उसके बाद में आपने लिखना है कि मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोफेशन, यानी मैनेजमेंट को हम आजकल प्रोफेशन मान रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी डिग्रीज और काफ़ी सारी नॉलेज आजकल हमें चाहिए होती है एक अच्छे मैनेजर बनने के लिए, पर ये हमेशा रिक्वायर्ड नहीं है। आप बिना उन डिग्रीज के भी अच्छे मैनेजर बन सकते हो। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास आता है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन के अंदर टोटल हमारे पास 5 फीचर्स। सो सबसे पहला फीचर हम समझते हैं। सबसे पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आपको पता है बच्चों, एक चीज़ बताओ, क्या प्रोफेशन को, एमबीबीएस की डिग्री को पढ़ने के लिए आपको बुक्स की ज़रूरत होती है क्या? आप बोलोगे यस सर। क्या मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए आपको बुक्स की ज़रूरत होती है क्या? आप बोलोगे यस सर। तो सो दिस फीचर इज़ फुली प्रेजेंट। ठीक है जी। अब सेकंड चीज़, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या डॉक्टर बनना, कोई भी आम आदमी डॉक्टर बन सकता है क्या? पहले नॉलेज चाहिए सर, पहले नॉलेज चाहिए होती है। तो यानी हर कोई बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। पर बच्चों अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ ना, मैनेजमेंट में कोई भी बंदा जो कि अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है वो मैनेजर बन सकता है। सो एंट्री इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर अगर बनना है तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, मैनेजर अगर बनना है तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तीसरा हम कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस का मतलब ये है, आपने देखा होगा बच्चों की कई बार ना डॉक्टर्स की यूनियन बनी होती है ना, या फिर हम लॉयर्स को बोलें तो लॉयर्स का भी एक ग्रुप बना होता है, यूनियन बना होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोफेशनल्स की ना एक ना यूनियन या फिर एसोसिएशन बनी होती है। कि एसोसिएशन क्या करती है, इन पे नज़र रखती है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के लिए एक रूल बना हुआ है कि डॉक्टर अपने मरीज की बीमारी किसी को लीक नहीं कर सकता। तो वो रूल किसने बनाया बच्चों? जो उनकी यूनियन बनी हुई है, जो उनकी एसोसिएशन बनी हुई है ना, उसने बनाया। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट का तो कोई यूनियन बना ही नहीं हुआ। मैनेजमेंट का कोई यूनियन नहीं है भाई, हमारे ऊपर कोई नहीं बैठा मैनेजर्स को देखने के लिए, कोई भी ग्रुप नहीं है हमारा। तो इसका मतलब मैनेजमेंट के अंदर देयर इज़ नो एसोसिएशन, देयर इज़ नो एसोसिएशन जो हमारा देखभाल करेगा। कुछ नहीं, आप खुले हो, आप खुद अपने रूल्स बनाओ, आप खुद अपने रूल्स के हिसाब से कंपनी को मैनेज करो, कोई भी आपको ज्ञान देने नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है, सो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। आगे हम कर रहे हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं वापस से यही लॉयर्स वाली, तो अच्छा लॉयर्स का तो मैंने एग्जांपल अभी नहीं दिया, चलो लॉयर्स का देता हूं अब की बार। बच्चों जैसे मैंने अभी एक डॉक्टर्स का एग्जांपल दिया ना आपको कि डॉक्टर्स अपने मरीज की बीमारी किसी को लीक नहीं कर सकते, इसी तरीके से जो वकील होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, वो अपने क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं करते। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने मान लो अब की बार लॉयर बनना है, तो लॉयर बने हो तो आपके ऊपर कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कोई से ना किसी रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पर बच्चों अगर आप मैनेजर हो ना, तो आपको किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना, किसी रूल को फॉलो मत करो, क्योंकि जनरली मैनेजर का काम क्या होता है? प्रॉफिट कमा के देना, और प्रॉफिट कमा के देने में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको लॉयर बनना है, कोई सा आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, पर मैनेजर पे ऐसा कोई रूल नहीं है। सो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। और हमारा आखिरी और 5th पॉइंट है सर्विस मोटिव। तो देखो जी, कहीं ना कहीं हम देखें तो अभी जो कोविड आया था, कोविड के अंदर डॉक्टर्स ने कितनी सर्विस करी थी हमारे नेशन की, कितनी मदद करी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोफेशनल है
तो उसको कहीं ना वो सर्विस यानी सेवाएं के लिए, सामाजिक सेवा देने के लिए काम करता है, ठीक है, तो वो सर्विस देने के लिए काम करता है। पर कोई भी मैनेजर है ना बच्चों, मैनेजर सर्विस के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए काम करता है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं, तो सो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। तो कहने की मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का फीचर प्रेजेंट है, बाकी चारों फीचर प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। तो बच्चों ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है, यही सब हमने लिखा हुआ है। सो दिस इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, आगे लिखा हुआ है नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ये हमारा मैनेजमेंट एज प्रोफेशन हो गया, जो कि मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। तो बच्चों अब हम बिल्कुल आखिरी टॉपिक करने वाले हैं आज की क्लास का, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो अगली क्लास में करेंगे। ये हमारा आखिरी टॉपिक आज की क्लास का है, जो कि है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जो मैनेजमेंट होता है ना, वो 3 हायरार्की यानी 3 लेवल्स में काम करता है। फॉर एग्जांपल ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो बच्चों जो सबसे ऊपर का मैनेजमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट यानी सबसे ऊपर बैठा है कंपनी के अंदर, इसके ऊपर कोई नहीं है, ये बाकी सबको ऑर्डर्स देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर बैठा है सबसे टॉप पे, उसको हम टॉप मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके बाद में होता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट के जस्ट नीचे जो बंदा बैठा होता है, जो काम करता है, उसको हम मिडिल मैनेजमेंट बोलते हैं। और बच्चों आपको याद रखना है कि टॉप मैनेजमेंट ने अगर कोई सा भी रूल्स बनाया है ना, तो वो रूल्स को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी आती है मिडिल मैनेजमेंट में। वापस से समझो, टॉप मैनेजमेंट ने मान लो कोई सा रूल बना दिया कि हमें 1 करोड़ की सेल करनी है एक्स्ट्रा, तो उसने तो रूल बना दिया। अब ये रूल फिल्टर डाउन होकर किसके पास आएगा, मिडिल मैनेजमेंट के, यानी वो मिडिल मैनेजमेंट की टेंशन है कि ये काम कैसे करवाना है, ठीक है। और मिडिल मैनेजमेंट के भी नीचे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लोअर मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों। बहुत आसान सी चीज़ है, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तो हमने यही लिखा हुआ है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिसके एक एग्जांपल्स है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप मैनेजमेंट में, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे टॉप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, इनको हम बोलते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आगे बोल रहे हैं सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ निगरानी रखने का काम करते हैं, जैसे सुपरवाइजर हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, क्लर्क हो गए, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, इन सारों को हम क्या बोलते हैं, सब सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका दूसरा नाम जो हम इजी पड़ता है हमारे लिए, वो उसको हम बोलते हैं लोअर मैनेजमेंट, ठीक है जी। इसका 2 नाम है, सुपरवाइजरी कह लो या लोअर कह लो। तो बच्चों इस डायग्राम को देख के बताओ, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा मिडिल मैनेजमेंट को, और मिडिल मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट को। इसीलिए हम बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ। क्यों सर? क्योंकि लोअर लेवल ने मिडिल को जवाब देना और मिडिल लेवल ने टॉप को जवाब देना है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। वहीं पे अपन अथॉरिटी की बात करें या पावर की बात करें, तो पावर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। क्यों सर? टॉप मैनेजमेंट ने थोड़ी सी पावर दी होगी मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट ने थोड़ी सी पावर दी होगी लोअर मैनेजमेंट को। तो इसका मतलब ये है, जो अथॉरिटी होती है वो ऊपर से नीचे आती है और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है। तो बच्चों ये है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको अपन रीड कर सकते हैं कि देखो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, ये सबसे सीनियर मोस्ट और हाईएस्ट रैंकिंग मैनेजर होता है, सबसे सीनियर और सबसे टॉप पर बैठता है। ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करता है, यानी अगले 10 साल में हमारी कंपनी क्या करेगी, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का काम करता है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। इसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को लेता है। फॉर एग्जांपल, जो डिसीजन किसी को समझ नहीं आएगा, वो इतना मुश्किल डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, रिसोर्सेज को देखना, लाइजनिंग करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, लीडरशिप देना, सर्वाइवल और ग्रोथ। यानी सबसे ज़्यादा टेंशन का काम कौन करता है? सबसे ज़्यादा टेंशन का काम, कॉम्प्लेक्स काम टॉप मैनेजमेंट करता है। उसके बाद में हम देखते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। डिपार्टमेंट के हेड, इसको समझना, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना बच्चों कंपनी के अंदर। फॉर एग्जांपल सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो जोन से लोग इनके टॉप पर बैठे होंगे ना, डिपार्टमेंट्स के टॉप पे, उसको हम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। क्योंकि आपने क्लास 11th के अंदर बच्चों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे ओनर बैठता है या फिर यूँ कह लो CEO बैठता है, उस CEO के नीचे ये सारे डिपार्टमेंट वाले लोग बैठे होते हैं, है ना। तो ये तो है हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये आता है हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और बच्चों जो इसके भी नीचे काम कर रहे होंगे ना,
उनको हम बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हमें करना है। तो इनको हम डिपार्टमेंट हेड्स बोलते हैं या फिर डिवीजन मैनेजर्स बोलते हैं, जो कि ब्रिज की तरह काम करते हैं टॉप और सुपरवाइजरी लेवल का के बीच में। इसका मतलब यह है कि टॉप मैनेजमेंट को लोअर मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये काम करता है। तो इसका रोल होता है कि ये काफ़ी सारी टीम्स को और परफॉर्मेंस को हैंडल करता है और इसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिसीज़ को समझना, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज़ बनाई है उसको समझना, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, ये सारा काम होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर का। अब हम बच्चों करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी। इसके नाम ये हैं, ये 3 तरीके के नाम है। सबसे पहले सुपरवाइजरी, दूसरा ऑपरेशनल और तीसरा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको हम नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज़ का मैनेजर भी बोलते हैं, यानी डायरेक्टली जो वर्कर है, वर्कर के ऊपर जो सा बंदा होगा ना मैनेजर, उसको हम बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका ये डे टू डे काम करके देता है हमें और इसके पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती, ये सिर्फ काम करवाया और अपने बॉस को रिपोर्ट कर देता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इसके फंक्शंस होते हैं अपने वर्कर्स को समझना, अपने वर्कर्स को सेफ्टी देना, उनके अंदर डिसिप्लिन रखना, उनसे काम करवाना, क्वालिटी बनाए रखना, ये सारे काम होते हैं हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। तो बच्चों वापस से अपन रिवाइज करते हैं। हमने आज क्लास में क्या किया है? हमने सबसे पहले किया था मैनेजमेंट एज साइंस। उसमें हमने साइंस के 3 फीचर को मैनेजमेंट के 3 फीचर से कंपेयर किया। उसके बाद हमने किया मैनेजमेंट एज आर्ट। आर्ट के अंदर हमने आर्ट के 3 फीचर्स को हमने मैनेजमेंट के 3 फीचर से कंपेयर किया। उसके बाद हमने किया मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। उसमें प्रोफेशन के 5 फीचर्स को हमने मैनेजमेंट के 5 फीचर से कंपेयर किया। उसके बाद में हमने देखा था कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप मैनेजमेंट वो होता है जो सबसे कॉम्प्लेक्स काम करके देता है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट की चीज़ों को समझता है। और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? डायरेक्टर वर्कर्स के ऊपर जो बैठा होता है बंदा, उसे हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। मैं वापस एक बार समझा देता हूँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे तो बच्चों देखो बैठा है CEO, ठीक है। उस सीईओ के नीचे क्या होता है? सेल डिपार्टमेंट का बंदा बैठा है, परचेज डिपार्टमेंट का बंदा बैठा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बंदा बैठा है, और नीचे वर्कर है इन सबके, ठीक है। ये वर्कर है जो एक्चुअल में मशीनों वगैरह पे काम कर रहे हैं, ये सारे वर्कर हैं। तो बच्चों इतने सारे वर्कर को संभालने के लिए भी ना इन्होंने एक बंदा बिठाया होता है, ठीक है। ये बंदा क्या करता है? इन सारे वर्कर को संभालता है, ये इन सारे वर्कर को संभालता है। तो अब समझना हायरार्की क्या बन रही है। ये जो सीईओ है बच्चों, ये तो हुआ टॉप मैनेजमेंट। ये जो सेल, परचेज और HR के हैं, ये हुआ मिडिल मैनेजमेंट। और बच्चों ये जो इस एक्स्ट्रा बंदा बिठाया है ना, जो वर्कर को हैंडल करेगा, इसको हम बोलते हैं लोअर मैनेजमेंट। और लोअर मैनेजमेंट के नीचे ये जो लोग हैं ना, इनको हम बोलते हैं वर्कर। ठीक है बच्चों, समझ आती है बात? तो बच्चों ये था आपकी आज की क्लास। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।